सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल पब्लिकेशन की बुक से। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी क्रिएट कर रखा हूँ बिहार एसएससी के लिए स्पेशल, तो वो व्हाट्सअप ग्रुप भी आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अभी हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए राजस्थान इसका जो है वो सही आंसर है। राजस्थान की एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और यही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ही प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो राजस्थान बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान की कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे राजस्थान का एक योजना है उड़ान योजना, ठीक है। साथ ही साथ एक योजना है जिसका नाम है बैक टू बर्थ योजना। एक योजना है राजस्थान का जो है घर घर औषधि योजना। साथ ही साथ एक योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ये सब योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस बार 2022 में इसका थीम क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। इस बार इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ याद रखिएगा इस बार महिला दिवस का रंग जो है वो पर्पल, ग्रीन और सफ़ेद तय किया गया था, जिसमें पर्पल जो है वो न्याय और गरिमा का प्रतीक था, और हरा रंग जो था वो उम्मीद का, और सफ़ेद रंग जो था वो शुद्धता का प्रतीक था। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत जो है वो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने ही सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उसमें योगदान देने के लिए PMSYM के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय से याद रखिएगा एक ई श्रम पोर्टल भी जो है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और साथ ही साथ एक DG सक्षम कार्यक्रम भी जो है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल यानी ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है सऊदी अरब में, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीवों को संरक्षित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यह चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो चलाया गया था। याद रखिएगा नौसेना की अगर हम लोग बात करते हैं तो नौसेना के जो अभी अध्यक्ष हैं वो 25वें अध्यक्ष हैं, और उनका नाम जो है वो है आर हरि कुमार। किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? तो अंकुर योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है वो राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे एक है लॉन्च पैड योजना, साथ ही साथ है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, ठीक है, और एक है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो यह सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। आगे है बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुनीता द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनीता द्विवेदी जो हैं वो इस पुस्तक की लेखिका हैं। एक रोमिला थापड़ से भी एक पुस्तक याद रखिएगा, वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो पुस्तक है वो इनकी पुस्तक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था। पहले तो आप लोग बताइए 30वां साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया था। तो जो 30वां बिहारी पुरस्कार जो था वो 2020 में दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। यहाँ आपसे पूछ रहा है 31वां बिहारी पुरस्कार जो कि 2021 में दिया गया है, वो दिया गया है हिंदी के एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है मधु कनकारिया, और उनकी पुस्तक थी हम यहाँ थे, उसके लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधु कनकारिया। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट जो है वो शुरू किया है। तो भारतीय सेना जो है वो आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट जो है वो शुरू किया है, और यह प्लांट जो है वो वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग जो है वो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में भारतीय सेना और किसके सहयोग से, आईआईटी मुंबई के सहयोग से। निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो दिया गया है। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब है एक पोलैंड की हैं, उनका नाम है कैरोलिना बिलासवस्का, उनको मिस वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है वो 1951 में शुरू किया गया था। नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो नीरज गुप्ता समिति का गठन जो है वो केंद्र सरकार और आरबीआई के द्वारा जो कैशलेस लेन देन होता है उसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कैशलेस लेन देन के लिए। आगे है, निम्न में से कौन सा बैंक जो है वो ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करता है, यह आपसे पूछ रहा है। भुगतान बैंक तो यही नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान बैंक। भुगतान बैंक जो है वो 1 लाख रुपए तक की जमा लेता है, लेकिन यह ऋण सुविधा और क्रेडिट कार्ड सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं कराता है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड सुविधा जो है वो उपलब्ध कराता है भुगतान बैंक। आगे निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है। उद्यमशीलता है, पूंजी है, श्रम है, कच्चा माल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्चा माल। देखिए उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं। एक को पूंजी जिसको कि मुद्रा कहा जाता है, दूसरा श्रम, तीसरा भूमि और चौथा उद्यमशीलता। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कृषि मूल आयोग की स्थापना जो है वो 1965 में किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है वो कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देना है। फिर आप लोगों को याद होगा 1985, जब 1985 में हुआ क्या था कि कृषि मूल आयोग का नाम बदलकर जो है वो कृषि लागत और मूल आयोग कर दिया गया था। तो यहाँ पूछ रहा स्थापना कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965। फिर है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा। तो देखिए भार जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है। अब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। क्लियर है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ग्रेविटी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर ग्रेविटी का मान मैक्सिमम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के ध्रुवों पर। आगे है एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। परासर्व ध्वनि वो होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति वाली तरंग होते हैं उसको परासर्व तरंग कहा जाता है। और सोनोग्राफी एक ऐसी जैव पद्धति है जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनोग्राफी। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। तो टेप रिकॉर्डर जो है वो ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय ऊर्जा। पारा तापमापी जो है वो तापमापन की सीमा क्या है। तो जनरली जो द्रव तापमापी होता है उसी में पारा हम लोग यूज करते हैं, और वह मेजर करता है -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है उससे ताप जो है वो मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या है। तो स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट की अगर बात करते हैं
तो कोई पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की उस मात्रा को कहा जाता है जो उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। अगर यही आपसे पूछ दे कि डीसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है तो वो 0 होती है। आपसे पूछ दे यूएसए में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है तो वो भारत से 10 हर्ट्ज ज़्यादा होती है, मतलब 60 हर्ट्ज होती है। यहाँ आपसे भारत में पूछा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। आगे है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की धारा का मान है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 15 होगा पहली चीज़। और वोल्ट कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R होता है। तो V है यहाँ पे 1.5 और R है यहाँ पे 15, तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 एम्पियर। आगे कह रहा है 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप लोग पढ़े क्या होंगे कि 360 अपॉन में थीटा और माइनस में 1, और ये 360 माइनस थीटा अगर क्या आता है, एक सम संख्या आता है, तो इसमें से माइनस हम लोग कर देते हैं 1। तो 360 अपॉन में 90 हो जाएगा और माइनस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस में 1, यानी कि कुल प्रतिबिंब की जो संख्या बनेगी वो कितना बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा को कहा जाता है। यह जो है वो शरीर के बाएं फेफड़े के नीचे पाई जाती है, जिसमें मृत आरबीसी जो होता है वो संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो वो शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। ये एक्चुअली एक समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ऐसे तत्व जो शरीर में थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं वो ऐसा तत्व जो है वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए यह जो इस शैवाल है, इसके नियमित सेवन से जो घेंघा रोग होता है वो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वायु परागण समानता देखा जाता है। देखिए, अब वायु परागण, जैसे कि पुष्पों में अगर बात करते हैं, वायु के द्वारा जो होने वाला परागण होता है उसको वायु परागण कहते हैं। अब वायु परागण जो होता है वो समानता घास में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घास में। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज लाइकोजोन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, यकृत। और यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और जिसका मेन काम यही है कि रक्त में उपस्थित जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। यकृत का वजन जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 kg होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण का कि 6CO2 प्लस 12H2O, और ये मिलकर बनता है C6H12O6, और प्लस में 6H2O और प्लस में 6O2। तो यहाँ आपसे पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो बने उत्पाद क्या है, ये ग्लूकोज है, ये जल है और ये ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, यह है पैदल चलना एक स्वैच्छिक करना है, मुट्ठी को बंद करना भी है, एक वस्तु उठाना भी है। दिल की धड़कन जो है वो स्वैच्छिक क्रिया नहीं है बल्कि एक अनैच्छिक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन। नेक्स्ट है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है। तो विशेष रूप से मुक्त रहने वाला जो समुद्री जीव है
वो है इकिनोडर्मेटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली इस संघ के जो जीव हैं वो जल संवहन तंत्र पाया जाता है इस संघ के जीव में। और इन जंतुओं की त्वचा जो है वो कांटों से आच्छादित होती है, जैसे कि तारा मछली हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, ये सब जो है वो इस संघ के जीव हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक कोषीय जीव नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो एगिरिकस जो है वो एक कोषीय जीव नहीं है, बल्कि यह बहुकोषीय जीव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, ये सब जो है वो क्या है, एक कोषीय जीव है। आगे है सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है वो सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। केंद्रिका फेलिक फोंटाना बिल्कुल सुमेलित है। पुनरावर्तन सिद्धांत अंस्टर्न हैकल ये भी सुमेलित है। पेंसिलिन बाल्थेर फ्लेमिंग ये गलत है, क्योंकि पेंसिलिन जो होगा वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ मैच कर सकता है, बाल्थेर फ्लेमिंग के साथ जो है वो मैच नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था। तो जर्मनी जो है वो वर्साई की संधि का उल्लंघन जो है वो 1935 में किया था, जिसको कि आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे वर्साई की संधि हुई कब थी, तो वर्साई की संधि जो है वो 28 जून 1919 को हुआ था। और इसी संधि से ऐसा माना जाता है कि इसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी हो गया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यह बात कर रहा हूँ 1937 का फैजपुर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1937 का यह अधिवेशन था जिसको कि फैजपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था शहीद दिवस जो हम लोग मनाते हैं 23 मार्च 1931 को, और यह दिया गया था केंद्रीय जेल लाहौर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर जेल में। आगे है अनुशीलन समिति का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। आप लोग जनरली पढ़े होंगे कि अनुशीलन समिति का गठन 1907 में और श्री बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। पी मित्रा भी वहाँ नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पी मित्रा। अनुशीलन समिति का जो गठन है वो बंगाल में पी मित्रा के द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सुहारवर्दी संप्रदाय के थे, और सुहारवर्दी सिलसिला की स्थापना जो है वो शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने बगदाद में किया था, और इस सिलसिला का जो मुख्य केंद्र था वो मुल्तान में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुहारवर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया से एक चीज़ याद रखिएगा, बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश जो था वो शेख उल इस्लाम की उपाधि भी दिया था। आगे है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति कब हुई थी। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें पहला जो है वो राजगिरी में हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में। याद रखिएगा दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा जो है वो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। आगे है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था। तो यह हुआ था अकबर के दरबार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में ही यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जो है वो मुगल शैली पर पड़ा था। और यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने जो है वो पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुँचाया गया था। अकबर का जो टेन्योर है वो 1556 से लेकर 1605 तक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, दसवंत और बसावन जो थे वो अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार था।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? यह किया था बलबन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। बलबन जो था वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से गुलाम वंश का शासक बनता है और दिल्ली सल्तनत पर 1266 से लेकर 1286 तक शासन करता है। यह जो है वो सिजदा और पैबोस परंपरा को लागू करता है। साथ ही साथ एक फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करवाता है। इसकी शासन व्यवस्था को लौह एवं रक्त की नीति कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसने सीरी नामक एक नया नगर भी इसी ने बसाया था। और एक नाम आप लोगों को याद होगा, नसरुद्दीन महमूद, उसने बलबन को उल्लूग खां की उपाधि भी प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? देखिए, एक्चुअली दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते थे उसको गोपुरम कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। जो पांड्य कालीन वास्तुकला थी उसकी विशेषता एक्चुअली देखा जाए तो मंदिर नहीं थी बल्कि यही गोपुरम था। गोपुरम जो था वो एक प्रकार का आयताकार भवन होता था जिसका शिखर जो है वो ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता जाता था। आगे है कन्नाड वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, मिथिला के कन्नाड वंश की स्थापना जो है वो न्यान देव ने की थी, लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक हरि सिंह था, जो कि कला एवं साहित्य का एक महान संरक्षक हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह। नेक्स्ट है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनी, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही है, प्रथम जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा के उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे अनंत संयम आंगेकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी अगर पूछ ले तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। और लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। आगे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? तो वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 100वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो इसके तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण की बात कही गई है। 102वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके तहत अनुच्छेद 338 का ख जोड़ा गया है। और 103वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके तहत अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जो है वो जोड़ा गया है। आगे है, इनमें से कौन जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है? विवाह तथा तलाक है, आर्थिक नियोजन है, शिक्षा। देखिए, शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको भी समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये भी सही है। पुलिस नहीं है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद के द्वारा जो निर्मित कानून होता है वो लागू होता है। इस समय अगर बात करते हैं तो इस समय समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, लेकिन मूलतः इसमें 47 विषय था। और अगर संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय जो है वो वर्तमान में शामिल हैं। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है वो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो देखिए, यह करता है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना की बात कही गई है। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों का वर्णन किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का वेतन जो है वो आयकर से मुक्त होता है। देखिए, एक्चुअली अगर इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राष्ट्रपति का वेतन जो है वो आयकर से मुक्त नहीं होता है।
ये लूसेंट में आप देखिएगा तो लूसेंट में जिक्र लिखा गया है साफ साफ कि आयकर जो है, राष्ट्रपति का वेतन जो है वो आयकर से मुक्त होता है। लेकिन जब आप इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की पुस्तक लिखी पढ़िएगा तो उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। फिर है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड से क्षमा कर सकता है, ये भी गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 76 के तहत नहीं, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड के क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आगे है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 248 पढ़े होंगे, इसके अंतर्गत संसद की अपशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो कि समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। आगे है भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो यह जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां जो है वो दी गई है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है। तो यह किया गया 1976 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 से। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है। ग्रह, हाँ होता है सूर्य, उपग्रह भी, उल्कापिंड भी। देखिए सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, साथ ही साथ कुछ अलग खगोलीय पिंड जैसे कि शुद्ध ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं जिसको कि हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए। तो देखिए सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है जिसको कि हम लोग कक्षा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्ताकार। आगे है विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा भाग है कौन, वो है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है वो लगभग 11,022 मीटर है और यह जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है। यह बात कर रहा है किसकी, स्वेज नहर की। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है जिसको कि 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये सब जो है वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही कश्मीर की घाटी, हिमाचल का कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे जो पर्यटन स्थल भी हैं ये भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है। यह बात कर रहा है अवसादी चट्टान की, जिसका निर्माण जो है वो क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन या जमाव का परिमाण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यह बात कर रहा है रोपण कृषि की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है और रोपण कृषि जो है वो व्यापक क्षेत्र में किया जाता है जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से होता है और इससे प्राप्त जो सारा उत्पादन होता है वो उद्योग में एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो ये 1911-21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो जल के साथ तापमान सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया करती है, रिएक्ट करती है? तो यह करता है सोडियम Na। आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे 2Na, और इसको अगर H2O के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये बन जाता है NaOH और प्लस में H2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए Na। सोडियम जो है वो सामान्य ताप पर ही जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट है कि सीडेराइड निम्नलिखित में से किसका यस्क है? तो सीडेराइड जो है यानी कि सीडेराइड क्या होता है? FeCO3। FeCO3 मतलब ये आयरन का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन का। इसमें लगभग 48-49% जो है वो आयरन पाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वो CO2 को CO से भिन्न करता है? रंग नहीं, रंग तो दोनों का समान ही है। गंध भी नहीं। प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। हाँ, तो CO2 और CO जो है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण भिन्न है। CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, लेकिन CO भाग नहीं लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुत कर्ता के रूप में जाने जाते हैं? तो परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता था। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि नहीं, परमाणु भी विभाज्य है और इसकी एक निश्चित संरचना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कैमरा हो गया, दूरबीन का लेंस हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो रोल्ड गोल्ड में 90% कॉपर होता है और 10% एल होता है, एल्युमिनियम होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu+Al। आगे है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो अभिक्रियाशील वाला अगर आप क्रम देखते हैं तो सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। तो यहाँ अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। आगे है कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो अजंता की गुफा की अगर बात करते हैं तो यह गुप्त शासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक के द्वारा। वहीं अगर बौद्ध की अगर द्वारा बात करते हैं तो एलोरा का गुफा याद रखिएगा। राष्ट्रकूट के द्वारा अगर बात करते हैं तो एलिफेंटा की गुफा याद रखिएगा। चंदेल राजाओं के द्वारा अगर याद करते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन यहाँ बात कर रहा है अजंता की गुफा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक के द्वारा। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और गुप्त काल में उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल का युद्ध हुआ था कब? 1999 में, और कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह दिवस जो है वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह चीन की गुप्तचर संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। रूस से याद रख सकते हैं KGB और GRU, ये जो है वो रूस की गुप्तचर संस्था है। दक्षिण अफ्रीका से आपको याद रखना होगा ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है। और ऑस्ट्रेलिया से आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था है। आगे है फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? फ्रांस की अगर बात करते हैं तो नहीं, फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। मिस्र की अगर बात करते हैं तो मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। आगे भारत का प्रथम मूक फिल्म कौन है? तो ये है कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा हरिश्चंद्र। वहीं आला मारा से याद रखिएगा, यह भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। झांसी की रानी से याद रखिएगा, यह भारत की पहली टेक्निकल फिल्म है। और माय डियर कुटिया जो है वो भारत की प्रथम 3D फिल्म है।
भारत का पहला जीव मंडल निकाय कौन सा है? तो यह है नीलगिरी जीव मंडल, जिसकी स्थापना जो है वो 1986 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। नेक्स्ट है कि संकट पात्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो समुद्री गाय जो है वो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतर्क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह है मानव प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी। आगे है लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा पखुई वन्यजीव अभयारण्य, नामदफा, कमलांग, ये सब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो यह बात कर रहा है घाट प्रभा नदी की। घाट प्रभा नदी पर दो परियोजना याद रखिएगा, एक हिडकल परियोजना और एक घाट प्रभा परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घाट प्रभा। घाट प्रभा से याद रखिएगा घाट प्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन ये दोनों जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ आप लोगों को अगर प्राप्त करना है तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जल्द ही 2-4-5 दिनों के बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी डिस्कशन जो है वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अभी कुछ दिन आप लोग पीडीएफ के माध्यम से काम चला लीजिए, जल्द ही आप लोगों को उसको डिस्कशन जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।